और फिर नेक्स्ट आपके हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिटेनर्स। तो वो आपको दो टाइप्स के रिटेनर्स बताता है। पहले आपके हैं इंट्राकोरोनल और दूसरे हैं एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स। तो जो इंट्राकोरोनल हैं उन्हीं को आप प्रिसीजन अटैचमेंट्स कहते हैं। और इंट्राकोरोनल का बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि विद इन द कन्फाइंस ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर आपका रिटेनर जो है वो काम करेगा। तो जिस तरह आपने इंटरनल रेस्ट पढ़ा था कि जो टूथ की आप कंटूरिंग ऐसी करेंगे कि एक की वे आप समझे पाथ बन जाएगा, और जो आपका प्रोस्थेसिस होगा उसके ऊपर आप उसी स्ट्रक्चर के ऑपोजिट एक की टाइप बना देंगे। तो की और की वे का एक पाथवे बन जाएगा, और फ्रिक्शन के थ्रू जब वो मतलब उसके अंदर सीट हो जाएगा तो फ्रिक्शन के थ्रू वो उसमें रिटेंशन प्रोवाइड करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि जो सारी असेंबली है वो विद इन द टूथ स्ट्रक्चर ही कन्फाइन हुई हुई है, तो कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो दांत के बाहर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा हो। तो जिस तरह आप क्लैस्प्स वगैरह देते हैं जो आपके बेसिकली एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स हैं, तो जो इंट्रा कोरोनल रिटेनर्स हैं वो इनकी निस्बत ज़्यादा एस्थेटिक होते हैं। तो अगर आपने किसी एस्थेटिक एरिया में मतलब अबटमेंट चूज़ किया है और उसके ऊपर आप क्लैस्प मतलब पेशेंट नहीं मान रहा कि वहाँ पे क्लैस्प लगेगा, तो आपके पास इंट्राकोरोनल रिटेनर्स का ऑप्शन होता है। अब इसकी दो टाइप से आगे, एक वो है जो डायरेक्टली मेटल के अंदर फैब्रिकेट हो जाती है, उसको आप कहते हैं प्रिसीजन अटैचमेंट। और दूसरी वो है जिसमें आप पहले वैक्स या प्लास्टिक से उसकी मतलब पहले वैक्स में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से आप मेटल से रिप्लेस करेंगे, तो उसको आप कहते हैं सेमी प्रिसीजन अटैचमेंट। तो ये दो इसकी टाइप्स हो गई आगे से। और फिर दूसरे जो आपके टाइप्स हैं वो एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स हैं। अब ये वो रिटेनर्स हैं जो आपके टूथ स्ट्रक्चर की कन्फाइन से बाहर हैं, जैसे कि आपके क्लैस्प पाम्स आ जाते हैं। तो वो सारे आपके हो जाएंगे एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर्स। और उनकी रिटेंशन का मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि वो किसी अंडरकट एरिया में जो कि हाइट ऑफ कंटूर से सर्वाइकली प्रेजेंट होता है, जिंजाइवली प्रेजेंट होता है, उसको एंगेज करके आपको रिटेंशन देते हैं। जबकि जो इंट्राकोरोनल रिटेनर्स हैं वो आपको वर्टिकल वॉल्स की फ्रिक्शन की वजह से जो है वो रिटेंशन देते हैं। फिर वो बताता है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका क्लैस्प डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले तो आपने वही बात देख लेनी है कि आप कौन सी टाइप का रिटेनर दे सकते हैं, इंट्राकोरोनल या एक्स्ट्रा कोरोनल। तो अगर तो टूथ स्ट्रक्चर इतना है कि आप उसको इजीली शेप कर सकें अपनी इंट्राकोरोनल अटैचमेंट के लिए और एस्थेटिक इशू है, तो फिर तो आप इंट्राकोरोनल की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज़ आप यूजुअली जो दिया जाता है वो एक्स्ट्रा कोरोनल रिटेनर ही होता है। उसके बाद वो कहता है आपने हर कंपोनेंट का जो फंक्शन है ना वो अलग अलग देख लेना है कि रिटेंशन मैंने इस तरह लेनी है, जो सपोर्ट है वो मैंने इस तरह लेनी है, और फॉर एग्जांपल स्टेबलाइजेशन की बात है या रेसिप्रोकेशन की, तो वो इस तरह इस कंपोनेंट से और इस पार्ट ऑफ द अबटमेंट से लेनी है। तो वो कहता है फिर आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना वो ईजी हो जाता है। तो उसमें जो आपके रिटेंटिव क्लैस्प पाम्स है ना, उसमें भी आगे से बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो अगर क्लैस्प पाम देखें ना तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट आपका अप्रोच आर्म होता है, और फाइनली जो पार्ट आपका अंडरकट को एंगेज कर रहा होता है ना वो आपका टर्मिनस होता है। तो टर्मिनस तो ऑब्वियसली सेम है कि उसने आपका अंडरकट एरिया एंगेज करना है। जो अप्रोच आर्म है ना उसकी दो टाइप्स हैं। पहला वो है जो ओक्लूजली आता हुआ आपके, यानी ओक्लूजल थर्ड, मिडल थर्ड और फिर जिंजिवल थर्ड में आके वो आपके अंडरकट को एंगेज करेगा। तो ऐसे जो क्लैस्प होते हैं वो यूजुअली सी शेप होते हैं, यानी उनको सर्कमफरेंशियल क्लैस्प कहा जाता है, जो मतलब कोरोनली नीचे की तरफ आ रहे होते हैं या क्लूजली नीचे आके अंडरकट एरिया एंगेज करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आपके बार टाइप क्लैस्प होते हैं, उसमें जो अप्रोच आर्म होता है वो जिंजिवली आके नीचे से आपके अंडरकट एरिया को एंगेज करता है। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो अंडरकट है वो किस तरह का है, कितना डीप है और दांत का टिल्ट क्या है, तो उस पर आप ये दोनों में से कोई एक टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी भी वो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आगे बता देगा, वो तो उस वक्त देख लेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सी शेप का क्लैस्प देते हैं तो उसके लिए रिटेंटिव क्लैस्प देते हैं, तो उसके लिए जो रेसिप्रोकल क्लैस्प होता है वो ज़रूरी होता है। जबकि जब आई बार या बार टाइप क्लैस्प देते हैं, आई हो या टी हो या वाई हो, उसकी शेप पर डिपेंड करता है। यानी बार टाइप क्लैस्प देते हैं जो जिंजिवली अप्रोच करता है अंडरकट एरिया को, तो उसकी जो रेसिप्रोकेशन होती है वो जो प्रॉक्सिमल प्लेट और रेस्ट होती है
या माइनर कनेक्टर कह लें आप, वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए आपको सेपरेटली एक स्टेबलाइजेशन आर्म देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए अपनी जो क्लास डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिटेंटिव आर्म होता है आपका, वो एंड पर जाके तो टेपर्ड होता है, यानी वो जो उसका आप कह रहे हैं टर्मिनल पॉइंट होगा जहाँ से वो अंडरकट एंगेज कर रहा है, वो इन सरकमफ्रेंस छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू जो अप्रोच आर्म आ रहा है पीछे से, यानी वो आगे जाते हुए टेपर हो रहा है। जबकि जो रेसिप्रोकल आर्म होगा उसको टेपरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो आपको बताता है कि कुछ जो क्लैस्प असेंबलीज़ है ना, वो आपकी जो फंक्शनल मूवमेंट है उसको एकोमोडेट करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी उनके अंदर स्ट्रेस ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस किए होते हैं। और उनका काम ये होता है कि जहाँ पे आपका जो डेंचर है उसकी मूवमेंट से आपके अबटमेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा या अनड्यू फोर्सेस लगनी है, तो वो उसको किसी तरह एकोमोडेट करके कम करें। जबकि कुछ क्लैस्प असेंबलीज़ या क्लैस्प्स ऐसे होते हैं जिनका ये फंक्शन नहीं होता, यानी वो सिर्फ रिटेंशन देते हैं और उनका फंक्शनल मूवमेंट में अबटमेंट को बचाने का एक्सेसिव फोर्सेस से कोई काम नहीं होता। तो पहले हम वो देखेंगे जो फंक्शनल मूवमेंट्स को एकोमोडेट करते हैं। तो उसके अंदर आपके पास RPI और RPA जो सिस्टम है वो बेसिकली आ जाते हैं। तो RPI का बेसिकली मतलब है रेस्ट, प्रॉक्सिमल प्लेट और आई बार क्लैस्प। और RPA में है कि रेस्ट, प्रॉक्सिमल प्लेट और एकर्स क्लैस्प। तो एकर्स को आप सर्कमफरेंशियल क्लैस्प भी कह सकते हैं, यानी वो C शेप क्लैस्प के साथ है, और जो RPI है वो बार क्लैस्प के साथ है। तो बेसिकली ये होता है कि ये डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर क्लास 1 लीवर की फोर्सेस लगती हैं। तो वो पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि क्लास 1 की फोर्सेस अबटमेंट के ऊपर किस तरह जो नेगेटिवली फोर्स लगा रही होती हैं वो मतलब वो बायोमैकेनिक्स जब हमने स्टडी की थी तब उसमें देख लिया था। तो उसको ठीक करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो दो चीज़ें बताता है। पहला ये है कि आप रेस्ट की पोजीशन चेंज कर दें, जिससे आपकी फुलक्रम की पोजीशन चेंज हो जाएगी और क्लास 1 जो है वो एसेंशियली एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक तो उससे आपका फ़र्क पड़ेगा। दूसरा वो ये बताता है कि आप जो क्लैस पाम लगा रहे हैं, रिटेंटिव क्लैस पाम, वो फ्लेक्सिबल वायर का लगाएं, यानी कास्ट वायर ना हो, वो रॉट वायर हो। तो उससे ये होगा कि वो जब हाइट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर आने की कोशिश करेगी तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, तो वो मतलब दांत के ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगाएगी अगर वो रिजिड वायर होती। तो जितनी देर में उसने डिफॉर्म हो के ऊपर आना है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी फोर्स लगा के जल्दी ऊपर आ जाएगी। तो ये दो उसने बेसिकली टेक्निक्स बताई हैं। अब उस पर काम करते हुए आपकी सबसे पहले वो RPI सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। तो वो कहता है उसमें जो आपके पास 3 चीज़ें वो इस तरह अप्लाई हो रही हैं कि सबसे पहले आपका रेस्ट आता है, जो अबटमेंट के मीजियल साइड पर दिया होता है, और उसके साथ जो जो माइनर कनेक्टर है वो आपका मीजियल लिंगुअल एम्ब्रेजर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी क्या रीज़न होती है वो भी अभी देख लेते हैं आगे जाके। फिर मीजियल साइड पे आपका रेस्ट आ जाता है, जिसके साथ मीजियल लिंगुअल एम्ब्रेजर में उसका माइनर कनेक्टर होगा। जो डिस्टल साइड है आपकी, उसके ऊपर आपका एक गाइड प्लेन आ जाएगा, और उसको आप प्रॉक्सिमल प्लेट कह लें। मतलब आप डिस्टल साइड पे एक गाइड प्लेन बनाएंगे और उसके ऊपर प्रॉक्सिमल प्लेट दे देंगे, और बकल साइड पे आपका जो बार क्लैस्प है, आई बार क्लैस्प, वो आ जाएगा। तो ये पूरी असेंबली हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मीजियल लिंगुअल साइड पे आपने जो रेस्ट है उसका माइनर कनेक्टर दिया है, मीजियल बकल एम्ब्रेजर में क्यों नहीं दिया? तो एक तो उसकी सिंपल रीज़न है कि वो एस्थेटिकली हो सकता है कि बकल साइड पे अगर आप दें तो वो अच्छा ना लगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर पोस्टीरियर होता है तो वो हो सकता है कि एस्थेटिकली नज़र ना आए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ ये है कि जब पहला उसने प्रिंसिपल बताया था तो उसने प्रिंसिपल ऑफ एनसर्कलमेंट बताया था कि एटलीस्ट 180 डिग्री आपकी जो क्लैस्प असेंबली है वो टूथ को कवर कर रही हो। तो ऑब्वियसली अगर बकल साइड पे आपने अपना आई बार क्लैस्प दिया है, डिस्टल साइड पे आपका गाइड प्लेन है और उसके ऊपर प्रॉक्सिमल प्लेट है, और मीजियल बकल एम्ब्रेजर में ही आपका माइनर कनेक्टर आ जाता है रेस्ट का, तो ये 180 डिग्री एनसर्कलमेंट कंप्लीट ही नहीं होनी थी। तो ये जो क्लैस्प असेंबली थी ये फेल हो जानी थी। इसीलिए मीजियल लिंगुअल साइड पे आपने जो अपना माइनर कनेक्टर है रेस्ट के साथ वाला वो दिया हुआ है, ताकि एक तो 180 डिग्री एनसर्कलमेंट हो जाए, और दूसरा ये कि जो प्रॉक्सिमल प्लेट है और जो माइनर कनेक्टर है रेस्ट के साथ, इन दोनों ने ही आपकी स्टेबलाइजेशन और रेसिप्रोकेशन करनी है जब आपका आई बार क्लैस्प अबटमेंट को इंगेज करेगा। तो
फिर वो यही कहता है कि जो आपका आई बार क्लैस्प है वो टोटली नीचे से जब टर्मिनस पॉइंट तक पहुंच रहा है तो टेपर्ड होना चाहिए। और फाइनली वो ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होगा, यानी जो अप्रोच आर्म आपका सर्वाइकली जिंजवा के ऊपर से आ रहा है, जहाँ से आपका आई बार समझ लें स्टार्ट हुआ है, जैसे पिक्चर में उसने दिखाया हुआ है, तो वो फ्री जिंजिवल मार्जिन से 4 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए। यानी फ्री जिंजिवल मार्जिन के ऊपर उसको कोई टच ना कर रहा हो या वहाँ पे उसको इम्पिंज ना कर रहा हो। तो जैसे आपने मेजर कनेक्टर्स पढ़े थे, उसमें भी लिंगुअल बार वगैरह के साथ ये उसने बताया हुआ था। तो इस तरह आपका, क्योंकि ये जिंजिवा की तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो सेम जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई होगा। और फिर वो 3 तरह की अप्रोचेस बता देता है आपको, जिसमें आरपीआई सिस्टम मॉडिफाई किया गया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो रेस्ट है वो हर टेक्निक के अंदर आपका जो मीडियल साइड है वहाँ पर रहेगा क्लास 1 फोर्सेस को एलिमिनेट करने के लिए। बाकी जो प्रॉक्सिमल प्लेट और माइनर कनेक्टर है, उनकी टुथ कांटेक्ट जितना वो कांटेक्ट कर रहे होंगे उसको मॉडिफाई किया गया है। तो जो पहली टेक्निक है उसमें आपका मार्जिनल रिज से लेके बिल्कुल फ्री जिंजिवा के ऊपर तक, यानी जिंजिवा को रिलीफ देनी है लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर तक आपका टुथ कांटेक्ट रहेगा, गाइड प्लेन का भी और जो माइनर कनेक्टर है रेस्ट के साथ उसका भी। तो इसमें क्योंकि मोस्ट ऑफ द कनेक्शन आपका कांटेक्ट आपका टुथ के साथ है, तो जो मोस्ट ऑफ द इक्लूजल फोर्सेस पे पड़ेगी वो आपकी जो टुथ है उसके ऊपर चली जाएगी, और जो पीछे रिज पड़ी हुई है उसके ऊपर मिनिमम फोर्स जो है वो ट्रांसमिट होगा। सेकंड जो टेक्निक है वो उसमें यह है कि आपकी जो प्रॉक्सिमल प्लेट और माइनर कनेक्टर हैं वो मार्जिनल रिज से स्टार्ट होके मिडल और जिंजिवल थर्ड के जंक्शन तक जो है वो दांत के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, फिर नीचे से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आप समझ लें कि हाफ ऑफ द फोर्सेस जो क्लोजर लगेगी वो टुथ्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, और हाफ जो है वो पीछे जो रेजिजुअल रिज है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो थर्ड टेक्निक है उसमें यह है कि आपका जो माइनर कनेक्टर और गाइड प्लेन है या प्रॉक्सिमल प्लेट है वो मार्जिनल रिज से स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो जितनी आपने प्रिपेयर की है, गाइड प्लेन प्रिपेयर किया है, उसके जिंजिवल थर्ड में आपकी सिर्फ कांटेक्ट है 1 मिलीमीटर के लिए कांटेक्ट है आपके जो प्रॉक्सिमल प्लेट है उसका। तो इसमें यह है कि आपका जो ऑलमोस्ट सारी फोर्स है वो एडेंचरस रिज के ऊपर ट्रांसमिट कर दी जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका सपोर्ट एरिया कौन सा है और अबैटमेंट कितना लोड ले सकता है, आप तीनों में से कोई जो फेवरेबल टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो एक चीज़ मिस हो गई है वो आपके जो क्लैस्प असेंबली है या डायरेक्ट रिटेनर असेंबली है उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एक असेंबली के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसमें 1 और मोर माइनर कनेक्टर्स होते हैं। माइनर कनेक्टर आपका बेसिकली रेस्ट को भी ज्वाइन कर रहा होगा जो है मेजर कनेक्टर के साथ, आपके क्लैस्प कंपोनेंट्स को भी ज्वाइन कर रहा होगा, और जो आपका गाइड प्लेन बनेगा उसके ऊपर जो प्रॉक्सिमल प्लेट होगी वो भी बेसिकली एक माइनर कनेक्टर होगा। और फिर दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो एक प्रिंसिपल रेस्ट होगा। रेस्ट का काम बेसिकली सपोर्ट देना है और जिंजिवल साइड पे मूवमेंट को रोकना है, तो वो बाकी कंपोनेंट्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे रखेगा। जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपका रिटेंटिव आर्म है, उसका काम बेसिकली अंडरकट इंगेज करके रिटेंशन प्रोवाइड करना है। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो नॉन रिटेंटिव या स्टेबलाइजिंग पार्ट होगा। उसका काम बेसिकली ये है कि जब आपका रिटेंटिव आर्म इंगेज होता है और दांत पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगाता है तो उसको काउंटर एक्ट करना और उसको यानी उसके अगेंस्ट दांत को स्टेबलाइज करना। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपकी डायरेक्ट रिटेनर असेंबली के। और फिर नेक्स्ट आगे आपको जो बार क्लैस्प्स हैं उनकी इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस और एडवांटेजेस बता देता है। तो पहले वो उसमें जो स्पेसिफिक काउंटर इंडिकेशंस है ना कि किन सिचुएशंस में आप बार क्लैस्प यूज़ नहीं करेंगे वो बताता है। तो उसमें सबसे पहले वो बताता है कि अगर कोई सवियर या डीप आपका टिश्यू या टूथ अंडरकट प्रेजेंट है तो उसमें आप बार क्लैस्प यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि टिश्यू अंडरकट प्रेजेंट है आपका, तो बेसिकली आपका जिंजिवल साइड से जो क्लैस्प है उसने आपके टूथ की तरफ अप्रोच करना है, तो उस एरिया में उस पार्ट ऑफ द क्लैस्प और जहाँ टिश्यू अंडरकट है उसके दरम्यान में स्पेस रह जाएगी, और उसमें ये प्रॉब्लम होगी फिर कि एक तो आपके टंग को वो इरिटेट करेगी स्पेस, और दूसरा वहाँ पे फूड एंट्रैपमेंट का चांस होगा।
तो उसमें फिर ये है कि आप बार टाइप क्लैस्प यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा उसने बताया है फिर कि आपका सवियर जो टुथ है वो टिल्ट हुआ हुआ है बकल साइड पे या लिंगुअल साइड पे, तो उसको भी इस डायग्राम में से देख लेते हैं। और साथ ही आप अगर चलें वो साथ देख लेते हैं, अगर ए पार्ट को देखें ना आप, ए जो है डायग्राम का, तो ये आप समझ लें कि बकल साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है ऐसा है, ठीक है। फर्ज करें राइट साइड पे उसकी बकल साइड है और वो उस तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, तो अगर आप बकल साइड पे यहाँ पे आई बार रिटेनर देते हैं तो ऑब्वियसली ये जितनी आपको रिटेंशन चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। एक तो उस इतना डिफॉर्म होना ही नहीं है आपके क्लैस्प में के इतना जो उसके ऊपर कंटूर प्रेजेंट है दांत का उसके अराउंड वो डिफॉर्म होके पहना जाए या उतारा जाए। तो एक्सेसिव अंडरकट में बेसिकली आपका जो क्लैस्प है वो फंस जाएगा, और उसके लिए आपको ये साइड को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी स्मूथ करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी गाइडिंग प्लेन्स बनाने पड़ेंगे। और उसमें ये प्रॉब्लम आएगी फिर क्योंकि ये टिल्टेड है तो पल्पली इन्वॉल्व ना हो जाए, तो इसलिए जो बकल आपकी सवियर टिल्ट्स हैं उसमें भी ये आई बार काउंटर इंडिकेटेड है। अब बी को देख लें और फर्ज कर लें कि ये लिंगुअली टिल्ट हुआ हुआ है और बकल साइड पे आप अगर देना चाह रहे हैं, यानी बी की पिक्चर में आप लेफ्ट साइड पे फर्ज कर लें कि वो टिल्ट हुआ है और लेफ्ट साइड लिंगुअल है और राइट साइड आपकी बकल है, तो वहाँ पे देख लें कि अंडर कट ही कोई प्रेजेंट नहीं है जिसको आपको आई बार क्लैस्प एंगेज कर सके। और इसी पिक्चर में आप देख लें कि टिश्यू अंडरकट भी प्रेजेंट है, तो टिश्यू अंडरकट में भी आप जैसे देख रहे हैं उसने सर्वेयर की जो लाइन दिखाई हुई है उसमें और टिश्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वही वो स्पेस है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे फूड एंट्रैपमेंट स्टार्ट हो जाएगी सर्विकल अंडरकट में। और जो थर्ड बल्कि फोर्थ रीज़न जो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगी वो ये है कि शैलो वेस्टिब्यूल है आपकी। तो जैसे आपने पीछे देखा है कि उसने बताया कि आपकी जो जिंजिवल मार्जिन है उससे 4 मिलीमीटर नीचे आपका जो अप्रोच आर्म है वो आ रहा होना चाहिए। तो अगर शैलो आपकी वेस्टिब्यूल है जहाँ पे 4 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो भी आप आई बार क्लैस्प्स यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो आपकी जिंजिवल इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन स्टार्ट करवा देंगे। अब फिर जो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस उसकी हैं वो ये बता देता है कि जब स्मॉल डिग्री ऑफ अंडरकट प्रेजेंट हो जिसको 0.01 इंच बताता है और वो सर्विकल थर्ड एरिया में प्रेजेंट हो जिसको आप इजीली जिंजिवल साइड से अप्रोच कर सकें, तो ये बेसिकली उसकी प्राइमरी इंडिकेशन है। अब फिर दूसरी इंडिकेशन ये है कि जो टूथ सपोर्टेड एरिया है उसमें आप यूजुअली ये यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका डिस्टल एक्सटेंशन बेस है और बेसिकली आप उसी का पढ़ रहे हैं कि आरपीआई जो है वो आपकी जो फंक्शनल मूवमेंट है उसकी अकोमोडेशन करवाती है, तो ऑब्वियसली डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस के अंदर आपने इसको यूज़ करना है। और फाइनली फिर वो बताता है कि एस्थेटिक कंसिडरेशन जिसमें हो, यानी आप सर्कमफरेंशियल क्लास देते हैं तो वो विजिबल ना हो, तो आई बार क्योंकि नीचे से अप्रोच करेगा जिंजिवली तो वो क्योंकि विजिबल नहीं होगा तो वो एस्थेटिकली सुपीरियर रहेगा। अब वो कहता है अगर जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने पढ़ी हैं अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो आप ऑब्वियसली बार क्लैस्प नहीं दे सकते, तो उसके लिए फिर मॉडिफिकेशन आपके पास आ जाती है आरपीए सिस्टम, यानी उसमें आई बार क्लैस्प की जगह आप एकर्स क्लैस्प यानी सर्कमफरेंशियल क्लैस्प दे देते हैं। और बाकी सारा सिस्टम जो है वो सेम रहेगा ऑब्वियसली, बस उसके साथ आपको एक स्टेबलाइजिंग आर्म भी देना पड़ेगा क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स इसके साथ वर्क नहीं करेंगे, वो आई बार के साथ वर्क करेंगे। फिर फाइनली वो इसकी कुछ एडवांटेजेस बता देता है। तो पहला एडवांटेज सिंपल यही है कि ये एस्थेटिकली सुपीरियर होगा बाकी क्लैस्प्स की निस्बत क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा। फिर दूसरा ये कि इंक्रीज रिटेंशन देगा विदाउट टिपिंग एक्शन ऑन दी अबटमेंट। अब उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये सिर्फ अगर आई बार की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है ये दांत को, जबकि जो सी शेप होता है वो ऑलमोस्ट सारी बकल साइड को कवर कर रहा होता है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाता है जब डिफॉर्म होकर आउट ऑफ कॉन्टूर से ऊपर और नीचे जा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दी आपका जो बार क्लैस्प है। और थर्ड जो एडवांटेज है उसमें यह है कि लेस चांस ऑफ एक्सीडेंटल डिस्टॉर्शन, और क्योंकि वो कहते हैं आई बार जो है वो डेंचर जो आपका है उससे ज़्यादा फासले पे प्रेजेंट नहीं है, यानी उसके साथ ही ओरिजिनेट करता है और जिंजिवल साइड से रिटेंटिव एरिया की तरफ चला जाता है एज़ कम्पेयर टू सी शेप जो सारे दांत को कवर करता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ऑब्वियसली जितना वो बड़ा होगा आप समझे उतनी उसकी एक्सीडेंटल डिस्टॉर्शन के चांस ज़्यादा होंगे, यानी पहनते उतारते हुए या हैंडलिंग के दौरान आपकी मूवमेंट से वो डिस्टॉर्ट हो, आप एक्सेसिव फोर्स उस पर लगने से वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हो गए।
और फिर उसने कुछ यहाँ कॉमन एरर्स दिखाए हुए हैं। तो ए पॉइंट, अच्छा ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ना इस तस्वीर के अंदर, ये बेसिकली आपकी हाइट ऑफ कॉन्टूर को शो कर रही है। तो आपका जो कह लें कि क्लैस्प होगा, वो उसका रिटेंटिव पोर्शन जो होगा ना, वो बेसिकली आपका जिंजिवल थर्ड में हाइट ऑफ कॉन्टूर से नीचे प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो ए पिक्चर है ना, उसमें बेसिकली आपका हाइट ऑफ कॉन्टूर बहुत ऊपर है। तो उसमें आप यही समझ लें, जिस तरह ऊपर आपने बी पिक्चर देखी थी ना, कि जब लिंगुअली टिल्ट हुआ है दांत, तो आपको उस साइड पे अंडरकट एरिया नहीं मिल रहा, उसी तरह इसमें भी आएगा कि आपने बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी सेंटर ऑफ द टूथ में या क्लूजल थर्ड में रिटेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब वहाँ पे फोर्स लगाएगा तो हमें पता है कि जितना वो जहाँ पे बोन में एम्बेडेड है उससे जितनी दूर जाके फोर्स लगेगी उतने उस पर टिपिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। ये हमने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था। और जितना उसके करीब फोर्स लगेगी उतना उस पर टिपिंग फोर्सेस कम आएंगी। तो इसमें आप बेसिकली सबसे पहले उसकी प्रेपरेशन करेंगे, उसके कंटूर्स ठीक करेंगे दांत के, और उसके बाद आप जो है वो क्लैस्प डिज़ाइन दोबारा देखेंगे। जो बी है वो ये बता रहा है उसमें कि जो आपने शेप दी है बेसिकली अपने क्लैस्प को, वो इस तरह की नहीं है कि वो उसको जो मतलब डिसलॉजिंग फोर्सेस हैं उसको जो है मतलब प्रिवेंट कर सके, रिटेंशन प्रोवाइड कर सके। तो उसको उसने ठीक किया है अपनी शेप ठीक करने से क्लैस्प के। और जो सी पिक्चर है उसमें भी उसने यही दिखाया कि जो आपका टर्मिनल एंड है क्लैस्प का, वो मिडल थर्ड में आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमेशा आपने जो अपना रिटेंटिव कंपोनेंट है क्लैस्प का, वो जिंजिवल थर्ड में रखना है। वजह उसकी यही है कि जब वो इंगेज करेगा टूथ को, जितना आपका टूथ क्लोज टू द सपोर्ट होगा उतनी कम फोर्स उसके ऊपर लगेगी, जबकि जितना ज़्यादा अवे फ्रॉम द सपोर्टिंग एरिया होगा, यानी जहाँ पे बोन में एम्बेडेड है वो, उतना ही उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। उसकी एग्जांपल बायोमैकेनिक्स में भी हमने ये देखी थी कि फ़र्ज़ कर लें कि एक पोल है जो ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, तो अब आपने उसको मूव करना है। तो आप उसको जितना ज़मीन के पास से फोर्स लगाएंगे वो मतलब उतनी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए। जबकि अगर उसके टॉप से आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो थोड़ी फोर्स पे भी वो मूव करेगा। तो यही सेम प्रिंसिपल है कि जितनी आपका जो क्लैस्प है वो जिंजिवल थर्ड में होगा, उतनी ही आपके दांत की सपोर्ट अच्छी होगी, उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा। जबकि अगर वो जिंजिवल थर्ड या क्लूजल थर्ड में आपका क्लैस्प एंगेज होता है, तो वो थोड़ी फोर्स पे भी आपके टूथ के ऊपर जो टिपिंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा लग जाएंगी। तो ये आपका सारा था आरपीआई और आरपीए सिस्टम।